नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनका आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण भारत 2019 की नेशनल फैक्ट शीट का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक सर्वेक्षण में रेखांकित दोषों के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित स्कूलों को शिक्षा के अधिकार के अधीन लाने की अनुशंसा की गई। संसदीय समिति ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार नियंत्रण से बाहर हो सकता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा बायोमेथिनेशन परियोजनाओं के लिए ब्याज अनुदान योजना आरंभ की और लोकसभा ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक तथा राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक पारित किए। और अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश जारी किया है कि राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनका आपराधिक ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा निर्वाचनों के दौरान कई राजनीतिक दलों ने न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया था। उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में एक आदेश जारी किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों के लिए उनके प्रत्याशियों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी और उनके चयन के कारणों को उनकी वेबसाइट्स और कम से कम 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया था। आइए अब आपको बताते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्य निर्देश कौन से हैं। राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट के होम पेज पर अपने चयनित प्रत्याशियों के पूर्ववर्ती अपराधों से संबंधित जानकारी प्रकाशित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग अलग प्रकोष्ठ गठित करेगा। यदि राजनीतिक दलों ने आदेश का अनुपालन नहीं किया तो निर्वाचन आयोग इसे न्यायालय के आदेशों या निर्देशों की अवमानना के रूप में न्यायालय के संज्ञान में लाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को एक ऐसा समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसमें उम्मीदवारों के आपराधिक ब्यौरे की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस ऐप के जरिए ऐसी जानकारी तक मतदाताओं की आसान पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। राजनीति के अपराधीकरण के कई स्वरूप हैं, जैसे कि बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मामले, बूथ कैप्चरिंग, गैर गंभीर उम्मीदवारों का निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेना, मतदाता सूची से छेड़छाड़ करना और मतदान संबंधी अन्य अनियमितताएं। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय द्वारा ये भी निर्देश दिया गया है कि किसी सांसद या विधायक के विरुद्ध आपराधिक मामला संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सहमति प्राप्त करने के बाद ही वापस लिया जा सकता है। न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 321 के तहत राज्य सरकारों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग पर भी टिप्पणी की है। ये धारा एक अभियोजक को किसी आरोपी के विरुद्ध एक आपराधिक मामले को वापस लेने की मांग करने के लिए अधिकृत करती है। वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण भारत 2019 की नेशनल फैक्ट शीट का विमोचन किया गया। ये सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि ये इस सर्वेक्षण का चौथा संस्करण है। सर्वेक्षण का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग, तंबाकू का त्याग, अन्यों के द्वारा धूम्रपान का प्रभाव, पहुंच और उपलब्धता, तंबाकू के दुष्परिणामों से संबंधित जानकारियों तक पहुंच, तंबाकू की मार्केटिंग के प्रति जागरूकता और ग्रहणशीलता, ज्ञान तथा दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्रदान करना था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के मुताबिक पिछले दशक में स्कूल जाने वाले 13 से 15 आयु वर्ग के बच्चों द्वारा तंबाकू सेवन के मामलों में 42% की गिरावट दर्ज की गई है। किसी भी प्रकार के तंबाकू के सेवन की प्रवृत्ति लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक देखी गई है। स्कूल जाने वाले 13 से 15 वर्ष के बच्चों में तंबाकू का उपयोग अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में सर्वाधिक और हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में सबसे कम है। दूसरों के द्वारा किए गए धूम्रपान का प्रभाव 29.5% छात्रों पर पड़ा। सिगरेट धूम्रपान करने वाले 38%, बीड़ी धूम्रपान करने वाले 47% और धूम्रपान रहित तंबाकू का सेवन करने वाले 52% बच्चों ने 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही तंबाकू का सेवन आरंभ कर दिया। भारत में तंबाकू की खपत के निर्धारक तत्व हैं कीमत और उपलब्धता, नवोन्मेषी उत्पादों और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज द्वारा आकर्षित होना, तंबाकू के सेवन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी, सामाजिक और आर्थिक कारक। आइए अब आपको बता
बताते हैं वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनी तंबाकू मुक्त पहल के माध्यम से तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC में स्थित ऑफिस ऑन स्मोकिंग एंड हेल्थ यानी OSH द्वारा यानी ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे का विकास किया गया। आपको बता दें कि ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ भी इस सर्वेक्षण के विकास में सहयोगी है। ये कक्षा 8 से कक्षा 10 तक के अध्ययनरत 13 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों में धूम्रपान और धूम्र रहित तंबाकू के प्रसार का आकलन करने के लिए एक मानक साधन है। भारत में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के 3 सर्वेक्षण हुए हैं। पहला वर्ष 2003 में, दूसरा वर्ष 2006 में और तीसरा वर्ष 2009 में। अगली खबर बाल अधिकारों और शिक्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के एक सर्वेक्षण में रेखांकित दोषों के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित स्कूलों को शिक्षा के अधिकारों के अधीन लाने की अनुशंसा की गई है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के संबंध में अनुच्छेद 15(5) में प्रदत्त अपवाद के प्रभाव का आकलन करता है। भारतीय संविधान में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को अंतः स्थापित किया गया है। इस अनुच्छेद ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थापित किया है। भारतीय संविधान में 93वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 5 को शामिल किया गया था। इसके माध्यम से राज्यों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान निर्मित करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस सर्वेक्षण के अन्य निष्कर्षों में कहा गया है कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या मुस्लिम समुदायों से है। अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों की आबादी के 8% से भी कम बच्चे अध्ययनरत हैं। अल्पसंख्यक स्कूलों में 62.5% छात्र गैर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। अल्पसंख्यक स्कूलों में केवल 8.76% छात्र सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के हैं। आइए अब आपको बताते हैं सर्वेक्षण में की गई अनुशंसाओं के बारे में। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का विस्तार करके मदरसों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि मदरसों में शिक्षा के सामान्य विषयों को शामिल करना चाहिए। छात्रवृत्ति की सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए। वर्तमान में सरकार से संबद्ध संस्थान ही छात्रवृत्ति के लिए धन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा छात्रों का रिटेंशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। ये बालक अधिकार संरक्षण आयोग यानी CPCR अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। आयोग का अधिदेश ये सुनिश्चित करता है कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हो, जैसा कि भारत के संविधान के साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय में प्रतिपादित किया गया है। संसदीय समिति ने चेतावनी जारी की है कि भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार नियंत्रण से बाहर हो सकता है। संसद की स्थायी समिति ने भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली के संबंध में तैयार की गई एक रिपोर्ट हाल ही में संसद में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक है भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण। इस रिपोर्ट के आंकड़ों के विश्लेषण से ये पता चला है कि भारत को पिछले 3 वर्षों में सरकारी अनाज भंडारों में भंडारण के दौरान सरकार द्वारा खरीदे गए 406 करोड़ रुपए के अनाज की हानि हुई है। इसके अलावा वर्ष 2017 और वर्ष 2021 के बीच 1.39 करोड़ रुपए के अनाज की चोरी या उससे संबंधित अन्य अनियमितताएं भी रिपोर्ट में रेखांकित की गई हैं। FCI द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष खरीद 5% से भी कम है। खाद्यान्न की खरीद से संबंधित अधिकांश संचालन राज्य एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण में कई मुख्य संस्तुतियां की गई हैं, जैसे विकेंद्रीकृत खरीद के क्षेत्र में कहा गया है कि शेष राज्यों को विकेंद्रीकृत खरीद योजना अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि वितरण की लागत की बचत की जा सके और प्रत्येक परिवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा अपने आरंभ होने के 23 वर्षों के बाद भी गेहूं के लिए केवल 8 राज्यों और चावल के लिए 15 राज्यों द्वारा विकेंद्रीकृत खरीद योजना अपनाई गई है। संस्तुतियों का दूसरा क्षेत्र है गोदामों का निर्माण। इसके संबंध में कहा गया है कि विभाग या FCI द्वारा जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप
द्वीप समूह में संचालित गोदाम निर्माण परियोजनाओं को पूर्ण करने में तेजी लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के विभिन्न भागों में छोटे गोदाम बनाए जाने चाहिए। वहीं नष्ट होने वाले खाद्यान्नों के संबंध में संस्तुतियां की गई हैं कि पर्याप्त वैज्ञानिक भंडारण के उपाय किए जाने चाहिए। क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारियों पर उत्तरदायित्व आरोपित किया जाना चाहिए। FCI में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर संस्तुतियां की गई हैं कि इसे राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपने सतर्कता तंत्र को मजबूत करना चाहिए। साथ ही दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा निहित स्वार्थ पूर्ति की प्रवृत्ति से बचने के लिए एक निश्चित अवधि के बाद FCI कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के प्रयास किए जाने चाहिए। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और रेलवे से संबंधित है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा बायोमेथिनेशन परियोजनाओं के लिए ब्याज अनुदान योजना आरंभ की। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनिडो और भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF द्वारा वित्त पोषित ऋण ब्याज अनुदान योजना आरंभ की है। ये योजना औद्योगिक जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की नवोन्मेषी बायोमिथनेशन परियोजनाओं और व्यवसाय मॉडल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाली बायोमेथनेशन परियोजनाओं के लिए साधारण तौर पर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन परियोजनाओं की परिचालन लागत भी अधिक होती है। इसमें अपशिष्ट की उपलब्धता और राजस्व सृजन भी एक चुनौती है। वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान स्थापित GEF सबसे बड़ा बहुपक्षीय ट्रस्ट फंड है। ये विकासशील देशों को प्रकृति में निवेश करने में सक्षम बनाता है। साथ ही प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभिसमयों के कार्यान्वयन का समर्थन भी करता है। वेबिनार के दौरान जैविक अपशिष्ट के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित इन्वेंट्री उपकरण का भी अनावरण किया गया। ये उपकरण संपूर्ण भारत में उपलब्ध शहरी और औद्योगिक जैविक अपशिष्ट तथा उनकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता से संबंधित जिला स्तर के अनुमान प्रदान करेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपशिष्ट से ऊर्जा की दोबारा प्राप्ति करने के लिए परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपलब्ध सभी प्रौद्योगिकीय विकल्पों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। आपको बता दें कि ये ऊर्जा नवीकरणीय प्रकृति आधारित कृषि, औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट जैसे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, सब्जियां और अन्य बाजारों द्वारा उत्पादित अपशिष्ट से बायोगैस या बायो CNG या विद्युत के रूप में प्राप्त की जा रही हैं। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों की बात की जाए तो इनमें शामिल है बायोमिथनेशन यानी कार्बनिक पदार्थों के अवायव यानी ऑक्सीजन के बिना अपघटन से, जिससे कि ये बायोगैस में बदल जाते हैं। इसमें 60% मीथेन होती है और 40% CO2 और अन्य गैसें होती हैं। दूसरी प्रौद्योगिकी है भस्मीकरण यानी इंसिनरेशन। ऊष्मा की प्राप्ति के लिए अपशिष्ट का पूर्ण दहन, इससे वाष्प का उत्पादन होता है। ये वाष्प संचालित टरबाइन के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करती है। तीसरा है गैसीकरण यानी गैसिफिकेशन। ये सिंथेटिक गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। ये उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट को विघटित करने के लिए सीमित मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च तापमान का उपयोग करती है। और चौथा है ताप विघटन यानी पायरोलिसिस। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहनशील पदार्थों को विघटित करने के लिए दहनशील गैसों, तरल पदार्थों और ठोस अवशेषों का मिश्रण तैयार किया जाता है। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। लोकसभा ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक पारित किए। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन विधेयक 2021 राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुँच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करना है। ये निर्दिष्ट करता है कि शासी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2020 के प्रारंभ से ठीक पहले किए गए सभी कृत्य और निश्चित अधिनियम के अधीन केंद्रीय परिषद द्वारा प्रयोग की गई सभी शक्तियां और किए गए सभी कार्य इस अधिनियम के अधीन समझे जाएंगे और उसी के अनुसार जारी रहेंगे। वर्ष 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को प्रतिस्थापित किया है। वहीं होम्योपैथी केंद्रीय परिषद को होम्योपैथिक शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने के लिए अधिदेशित एक राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग संशोधन विधेयक 2021 को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 को निरसित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। ये विधेयक देश भर में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। ये निर्दिष्ट करता है कि शासी परिषद किए गए सभी कृत्य और निरसित अधिनियम के अधीन केंद्रीय परिषद द्वारा प्रयोग की गई सभी शक्तियां और किए गए सभी कृत्य इस अधिनियम के अधीन किए हुए समझे जाएंगे और तदनुसार जारी रहेंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने 17 राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा यानी पीडीआरडी अनुदान की 5वीं मासिक किस्त जारी की है, जो कि 9,871 करोड़ रुपए की है। अंतरण पश्चात राजस्व घाटा यानी पीडीआरडी अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों को अंतरण के बाद उनकी आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा करने में सहायता करना है। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा राज्य के राजस्व तथा व्यय के आकलन के बीच अंतर के आधार पर 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई थी। अगला है कृषि विज्ञान केंद्र। सरकार ने देश के प्रत्येक ग्रामीण जिले में केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया है। अब तक देश भर में 725 केवीके स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, शोधन और प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि और संबद्ध उद्यमों में अवस्थिति विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्यांकन करना है। हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे दलहन बीज केंद्र, मृदा परीक्षण किट, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, एकीकृत कृषि प्रणाली इकाइयों, कृषि मशीनरी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करके सुदृढ़ किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र योजना सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। चंद्रमा पर जल की उपस्थिति। चंद्रयान 2 पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के स्वदेशी उपकरण ने चंद्रमा पर हाइड्रोक्सिल और जल के अणुओं की स्पष्ट उपस्थिति का पता लगाया है। साथ ही इसने दोनों के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया है। वर्ष 2008 में प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान 2 का पूर्ववर्ती था। ये चंद्रमा पर भेजे गए उन अंतरिक्ष यानों में से एक था जिन्होंने निर्णायक रूप से पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर जल के साक्ष्य प्राप्त किए थे। चंद्रमा की सतह पर जल और हाइड्रोक्सिल अणुओं के साक्ष्यों का दूरस्थ अन्वेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जल के विभिन्न स्रोतों और जल उत्पादन तंत्र को समझने के लिए संकेत प्रदान करता है। मारबर्ग वायरस। पश्चिमी अफ्रीका के एक देश गिनी में मारबर्ग रोग के एक मामले की पुष्टि की गई है। मारबर्ग अत्यधिक संक्रामक रोग है जो रक्तस्रावी ज्वर का कारण बनता है। इसमें मृत्यु अनुपात 88% तक होता है। ये इबोला वायरस कुल के ही समान कुल से संबंधित है। इसका प्रथम प्रकोप वर्ष 1967 में जर्मनी और सर्बिया में एक साथ हुआ था। मनुष्य रोसेटस चमगादड़ों द्वारा अधिवासित खदानों या गुफाओं के दीर्घकालिक संपर्क से इस संक्रमण से ग्रसित हो जाता है। ये संक्रमित लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क और दूषित सतहों तथा सामग्रियों से संपर्क द्वारा मानव से मानव संचरण के माध्यम से फैल सकता है। अल मोहद अल हिंदी 2021 ये भारत और संयुक्त अरब के बीच आयोजित प्रथम नौसैनिक अभ्यास है। हालांकि इसका आयोजन वर्ष 2019 में किया जाना निर्धारित था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसे आयोजित नहीं किया जा सका था। इसमें जुबेल पत्तन पर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न तट और समुद्र आधारित अभ्यास शामिल होंगे। वराहगिरी वेंकट गिरी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वीवी गिरी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, अनुभवी श्रमिक नेता, सक्षम राजनेता और महान सांसद थे। वे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1969 से वर्ष 1974 तक रहा। मई 1969 में पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण की थी। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। मज़ार-ए शरीफ अफगानिस्तान। भारत मज़ार-ए शरीफ में स्थित वाणिज्य दूतावास से भारतीय कर्मियों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करेगा। ये निर्णय सरकार द्वारा इस अफगान शहर से विशेष उड़ान के माध्यम से सभी भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जारी किए गए बेहद आवश्यक दिशा निर्देशों के बाद लिया गया है। बर्गन, नॉर्वे। INS तबर वर्तमान में जारी अपनी तैनाती के अंतर्गत बर्गन बंदरगाह पहुंच गया है। एक विशिष्ट उपलब्धि के रूप में भारतीय नौसेना ने पहली बार
बार रॉयल नॉर्वेजियन नेवी के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग कोविड के दोनों टीके लगवाएं। इसके अलावा कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनिए, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।